नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गोला द ऑलराउंडर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। आज हम देखेंगे कि कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स एक ह्यूमन बीइंग को इंडिया में दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है और उसको कैसे एनफोर्स किया जाता है इंडिया के अंदर, और साथ ही में कुछ एक सर्टेन कंडीशंस होती है हर राइट के साथ, वो क्या है आज हम वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई वीडियो पसंद आए आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके। साथ ही में आप हमको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आपको। साथ ही में जो हमारा यूज़र नेम है वो है गर्ग ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम आपको तीनों पे इस नाम से वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ एक लीगल राइट्स हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है और जिनको जो गारंटी है वो स्टेट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको गारंटीड किया गया है और उसका जो टोटली ध्यान है वो सुप्रीम कोर्ट रखता है हमारा, तो उनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। लीगल राइट्स ऐसे होते हैं कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो हमको बाय द स्टैच्यू ऑफ लॉ हमको दिए ही जाते हैं। अब अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 12 to 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो अब धीरे धीरे हम एक एक करके फंडामेंटल राइट्स जानेंगे कि क्या क्या है हमारे, और इसी तरीके से अब हम इसमें आपको आगे बताएंगे कि कितने क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड किया गया है और किसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, टोटली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको 6 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है राइट्स टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 राइट्स टू इक्वलिटी से डील करता है। राइट्स टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 राइट्स टू फ्रीडम से डील करता है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे जो ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लॉयटेशन होता है, आर्टिकल 23, 24 इससे डील करता है। राइट्स टू रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इससे डील करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29, 30 जो मेनली है वो इसे डील करता है। उसके बाद रेमेडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी जाती है किसी भी इंसान को, वो आर्टिकल 32 उसके बारे में बात करता है। उसके बाद जो है आर्टिकल 30, 34, 35 वो जस्ट एक्सेप्शंस दिए हुए हैं आर्टिकल 32 के। तो हम मेनली आर्टिकल 14 to 32 देखने वाले हैं कि किस फंडामेंटल राइट में क्या दिया है और उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला आज मतलब जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है वो है राइट ऑफ इक्वलिटी। अब राइट्स टू इक्वलिटी या राइट्स ऑफ इक्वलिटी क्या होते हैं, मतलब कि सबको एक समान देखा जाएगा लॉ के सामने। मतलब जो हमारा आर्टिकल 14 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। हमने जनरली सुना भी है कि जो हमारा लॉ है उसके सामने सभी लोग इक्वल हैं। जैसा आपने देखा होगा जो हमारी लॉ लेडी है, आप किसी भी कोर्ट में गए होंगे या नॉर्मली टीवी वगैरह में भी देखा होगा, एक काली पट्टी होती है उनकी आंखों पे। उसका मतलब यही है कि किसी भी 2 लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि वो अमीर है या गरीब है या उनका सेक्स क्या है या उनका कलर क्या है, इस चीज़ के बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब उनके लिए इक्वल है। और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कहीं इस पार्ट में स्पेशली एक चीज़ ये ऐड ऑन की गई है, या फिर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर हमने देखा है कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हमको करना पड़ता है। फ्रेंड, सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि सबको इक्वल समान अधिकार, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि सब लोग समान अधिकार के मतलब एलिजिबल नहीं होते। जैसे अगर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली कोई भी केस कर सकते हैं, लेकिन जो एक गरीब तबके का इंसान है उसको तो इस चीज़ पता नहीं होगा। अगर पता भी होगी तो वो वहाँ की फीस नहीं पे कर पाएगा, या इस तरीके से हमको अलग अलग तरीके से लॉ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अब देखा गया कि जो एक एडल्ट इंसान होता है, जो 18 साल से ऊपर का एक इंसान होता है, उसका एक सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो माइनर होता है, 16 साल से कम का जो एक इंसान होता है, उसको इस तरीके से देखा जाता है कि उसका सोचने का तरीका उस तरीके से नहीं, और उसको पनिशमेंट में दोनों का डिफरेंस होता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जिसका मतलब है रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के
बेसिस पे या उनके ग्राउंड पे इन 5 चीज़ें हैं, इनके ग्राउंड पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा या सरकारी किसी संस्थान के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी तरीके का इन 5 लोगों पे किसी भी तरह से कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट के लिए या फिर सभी लोगों के लिए ये इक्वल है। फ्रेंड्स, अगला है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजियन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस के बेसिस पे किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं किया जा सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो आधी सरकारी हो, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इन 7 बेसिस पे किसी भी इंसान को एम्प्लॉयमेंट के लिए मना नहीं किया जा सकता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगला है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब हमारे इंडिया में कंप्लीटली बैन किया गया है, पनिशेबल ऑफेंस है जिसको हम छुआछूत बोलते हैं कि किसी का छुआ खाना नहीं, किसी को मतलब टच नहीं करना मेरे को, या इस तरीके से जो पहले धारणाएं बनी हुई थी हमारे आज़ादी से पहले, इस तरीके की चीज़ों को भी एक पनिशेबल ऑफेंस में डाला गया है। पनिशेबल ऑफेंस है ये, एक बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें रिगरस पनिशमेंट दी जाती है, हार्श पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई इंसान ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो किसी भी इंसान को उसके रेस, कलर, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता और अनटचेबिलिटी के एम्बिट में नहीं लाया जा सकता। अगर अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके से इंडिया में बैन किया गया है, किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कहता है फ्रेंड्स एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब विरासत में मिला हुआ नाम आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे राजा, राजकुमार, प्रिंस, प्रिंसेस, इस तरीके से आप नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। हाँ, अगर आपने कोई एक जो पदवी है या जिसको बोलते हैं टाइटल, अगर आपने अर्न किया तो आप कर सकते हो। जैसे अगर एकेडमिक्स की बात करो तो सीए होता है, एडवोकेट होता है, इंजीनियर होता है, जज होता है, इस तरीके से आप वो यूज़ कर सकते हो। या फिर मिलिट्री में होता है, जैसे कर्नल है, कोई मेजर है, कोई जनरल है, कोई असिस्टेंट जनरल है, इस तरीके से वो ये चीज़ें वो इस पदवी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एक कहते हैं ना विरासत में मिली हुई पदवी, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये तो फ्रेंड्स इक्वालिटी की आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 की बात, जैसे मैंने आपको बताया 6 क्लासिफिकेशन है, तो पहला क्लासिफिकेशन ही हुआ। सेकंड है फ्रेंड्स आर्टिकल 19, 20, 21, 22। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में बेसिकली 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। अब उन 6 फ्रीडम्स को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कुछ एक मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बताऊंगा कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आपको दी गई है। सबसे पहले आता है 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर इंसान को अपने थॉट्स या बिलीव्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है। आप कहीं पर भी आप लिखकर, आप प्रिंट करके, पेंटिंग के माध्यम से आप अपने जो मानना है या आपके ओपिनियंस है या आपके बिलीव्स है, आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये दी गई है कि आपके जो आपने बोला है या जो आपके बिलीव्स है या जो आपका ओपिनियन है, उससे आपके हमारे देश की शांति को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की सॉवरेनिटी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम पब्लिक एक ऑर्डर को हम मेंटेन करना चाहिए पड़ेगा हमको, नहीं तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी हो सकता है। हमें जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, ये लिमिटेशंस के साथ दिया है कि हम अपने बिलीव्स को, हमारे ओपिनियंस को बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी को डिफेम भी नहीं कर सकते। जैसे किसी इंसान के खिलाफ कुछ गलत बोलना, अगर हमारे पास उस इंसान को लेकर कुछ पर्टिकुलर एविडेंस है तभी हम बोल सकते हैं, अदरवाइज वो एक इस एम्बिट के बाहर होगा और वो पनिशेबल ऑफेंस है इंडिया में। उसके बाद अगला आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। हम 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी की परमिशन के। हाँ, अगर कोई एक बड़ी रैली कर रही है तो उसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, लॉफुल असेंबली की बात की गई है आर्टिकल 19(1)(b) में। 19(1)(b) ये बोलता है कि आप जो असेंबली है वो लॉफुल होनी चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल होना चाहिए। आप नॉर्मली बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं सब लोग इकट्ठा होके, या फिर देश हित के अगेंस्ट में कोई काम किया जा रहा है, तो उस चीज़ से भी रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 19(1)(b). अब जैसे मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शंस है, अब रिस्ट्रिक्शन कैसे, इंटेंशन की बात है यहाँ पर कि आपका इंटेंशन क्या है उस असेंबली को स्टार्ट करने का है, उस असेंबली को इकट्ठा करने का। लेकिन कुछ कंडीशंस, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, अभी कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में लॉकडाउन हुआ,
लॉकडाउन में एक चीज़ बोली गई कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि कर्फ्यू लग रहा है, सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, और 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। वो कर्फ्यू लग गया। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये स्टेट के हाथ में पावर है। अगर उनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है जैसे कोरोना वायरस एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है कि ये जो बीमारी है छूने से फैलती है, तो वहाँ पर स्टेट इम्पोज कर सकता है, वो एक स्टेट की पावर है। उसके बाद अगला है 19(1)(c) फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, हम कॉर्पोरेट हाउसेस बना सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का भी रीज़न यही दिया है कि जो एसोसिएशन बन रही है या जो कॉर्पोरेट हाउसेस बन रहे हैं, उनका जो पीछे का इंटेंशन है, जो मकसद है या जो ऑब्जेक्टिव है, वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसा कोई ग्रुप बना रहे हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है या इस तरीके से देश हित के अगेंस्ट में चीज़ें कर रहा है या लोगों को मार रहा है। वो चीज़ हम नहीं कर सकते, लीगली हम कर सकते हैं वो काम। ये राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। उसके बाद अगला है 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मुझे एक जगह से दूसरे जाने का अधिकार है। जैसे आज मैं दिल्ली में हूँ, मुझे कल मुंबई जाना है, परसों मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो मेरे को वो अधिकार है, मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ फ्रीली। लेकिन यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है और इसका एग्जांपल भी हम अभी प्रेजेंटली देख सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस में एक टाइम पे जब मार्च 25 से लॉकडाउन हुआ पूरे इंडिया में, उसके बाद से हमें देश के अपने घर के बाहर निकलने की भी अथॉरिटी नहीं थी बिना किसी काम के। तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है कि छूने से फैलती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एक आया कि हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, हमें जहाँ है हम वहीं रहना पड़ेगा हमको, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगला आता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। मुझे इंडिया के अंदर कहीं पे भी घर लेने का अधिकार है। अभी तक मेरे को जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद मुझे वहाँ पर भी राइट मिल गया है घर खरीदने का, क्योंकि एक जो वहाँ पे बार लगाया हुआ था और उसको जम्मू कश्मीर के पार्ट को जो देश से अलग करता था, आर्टिकल 35A जो था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2019 5 अगस्त को उसको पूरा ख़त्म कर दिया। आज से 1 साल पहले पूरा ख़त्म कर दिया उसको और वो बार हटा दिया। तो अब मैं पूरे इंडिया में कहीं पर भी घर खरीद सकता हूँ, कहीं पर भी अपने घर के आसपास घूम सकता हूँ। लेकिन उसका एग्जाम्पल या फिर उसका एक्सेप्शन भी हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही है, कि जैसे लॉकडाउन में हमें घर से बाहर निकलने की अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अगर हम कहीं पे फंसे हुए हैं बाहर तो हमें अपने घर आने की अथॉरिटी नहीं थी। तो इस तरीके से सर्टेन एक्सेप्शंस थे उस केस में भी। फ्रेंड्स, अगला आता है 19(1)(g) फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। मैं किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकता हूँ, बस वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रग्स को बेच रहा हूँ, जो चीज़ें इंडिया में बैन है मैं उसको सेल करने की बात कर रहा हूँ, नहीं। अगर कोई भी ऐसा प्रोफेशन जैसे टीचिंग है, एडवोकेसी है, CA है, कोई इंजीनियर है या फिर कोई शॉप मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन वो लीगल टर्म्स से ही मुझे चलानी पड़ेगी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो एक सेलिंग आइटम होगी वो इट शुड बी लीगल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी इलीगल चीज़ की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो एक वो भी मेरे ऊपर बार है और एक ये राइट भी है कि मैं कुछ भी बिजनेस कर सकता हूँ, बस वो लीगल होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला है आर्टिकल 20। ये तो हुआ आर्टिकल 19 की बात, फ्रीडम्स की बात, जो 6 फ्रीडम्स थी। यहाँ पर एक एक मैंने लाइन से आपसे बात की, उनके एक्सेप्शन भी बताए। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिकल 20, 21, 22, ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं बताता हूँ वो कैसे। अब जैसे आर्टिकल 20 ये बोलता है कि मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इसमें 3 पार्ट बेसिकली दिए गए हैं। पहला ये बोलता है कि किसी भी इंसान को किसी भी एक एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं हो सकती अगर उस जब एक्ट हुआ है उस टाइम पर कोई लॉ नहीं था और बाद में कोई लॉ बनता है तो उस चीज़ के लिए उस इंसान को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि हमारा जो कोई लॉ बना या फिर आज प्रेजेंटली एक लॉ आया कि मर्डर करना क्राइम है और मैंने कल किसी का मर्डर किया था तो मुझे उस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर मैं आज या आज के बाद कोई क्राइम करता हूँ तो मुझे उस चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। सेकंड पार्ट इसका आता है फ्रेंड्स, एक इंसान को एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने मर्डर किया, उसको 7 साल की सज़ा हुई, वो भुगत के आ गया, तो ऐसा नहीं है कि उस पर दोबारा से कोई सामने वाला केस कर देगा और उसको दोबारा से उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स कि एक इंसान अपने ही खिलाफ झूठी सच्ची कैसी भी गवाही नहीं दे सकता। मतलब अगर वो अपने खिलाफ कुछ बोलता है तो पुलिस उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस को लगता है हाँ ये सच बोल रहा है तभी उस पर माना जाएगा, अदरवाइज अपने अगेंस्ट एक इंसान कुछ नहीं बोल सकता। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है आर्टिकल 20। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फ्रेंड्स,
पर्सनल लिबर्टी, जैसे मैंने बताया राइट टू मूवमेंट, मेरा एक मूवमेंट घूमने का अधिकार है, मेरे को फ्री रहने का अधिकार है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो, और मेरी लाइफ को कोई हार्म ना करे, ये मेरे को राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि अगर किसी इंसान की जो लिबर्टी है या लाइफ है वो लॉ के माध्यम से छीनी जाती है, जैसे अगर कोई क्राइम किया, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, जैसे अजमल कसाब था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा, उसको फांसी हुई, तो वो लॉ के माध्यम से उसको उसकी ज़िंदगी ली गई। लेकिन नॉर्मली किसी इंसान को अधिकार नहीं है किसी और इंसान की ज़िंदगी लेने का, इनफैक्ट अपनी ज़िंदगी लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, आईपीसी उसको प्रोहिबिट करता है। सेकंड है पर्सनल लिबर्टी, अगर आपने कोई क्राइम किया है या पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस है कि आपने क्राइम किया है तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी को वहाँ पे छीन सकते हैं, मतलब आपको डिटेन कर सकते हैं वो। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जिसको इलीगल डिटेंशन बोला जाता है। जैसे मेरे को कभी किसी ने अरेस्ट किया, पुलिस ऑफिशियल ने या फिर किसी भी अथॉरिटी ने, तो उनका एक मकसद होता है उसके पीछे, और उनको वो चीज़ प्रूव करने के लिए मेरे को अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसको हम इलीगल डिटेंशन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आर्टिकल 23-24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी इंसान की एक्सप्लॉयटेशन, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी इंसान की खरीद फरोख्त होती है। आर्टिकल 23 ये बोलता है कि किसी भी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता क्योंकि इंसान कोई वस्तु नहीं है। उसके बाद उस इंसान से फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही मेंशन है। आर्टिकल 23 इसके ऊपर बात करता है, जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जा सकता, और किसी से अगर आप काम कराते हो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, उसकी कंसेंट से होना चाहिए, और जितना आपने काम कराया, जितना मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उतना आपको पे उसको करना पड़ेगा सामने वाले को। और आर्टिकल 24 इसी को कंटिन्यूस में है कि आप बच्चों से काम नहीं करा सकते, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में काम वर्किंग मतलब वर्कर नहीं बनाया जा सकता। राइट टू एजुकेशन जो है वो 14 साल तक के बच्चों को दिया गया है इंडिया के अंदर, तो 14 साल तक के बच्चों के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी का, और कोई काम करा भी नहीं सकता क्योंकि ये एक इलीगल ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस में काउंट होगा और ये पनिशेबल ऑफेंस है। अगर किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में काम करता हुआ पाया गया तो उस फैक्ट्री के ऑनर के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी आगे की। उसके फ्रेंड्स अगला है 25, जिसको हम बोलते हैं राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इससे डील करता है। पहले तो मैं आपको बताऊं 26, 27, 28 और 25 है क्या। 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, 26 बोलता है फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियन अफेयर्स, 27 बोलता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन ऑन रिलीजन अफेयर्स, और 28 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजन अफेयर्स। अब मैं इसको आपको संक्षिप्त में बताऊं, अगर मैं आपको इसको एक करके बताऊं तो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, और उसका एक मतलब सेक्युलर, हम इंडिया बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर जो वर्ड था वो 1976 में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद, लेकिन उससे पहले भी हम सेक्युलर थे। कैसे थे? लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये ऑलरेडी ये वर्ड्स प्रीएम्बल में एडेड थे, तो इस तरीके से हम पहले से ही सेक्युलर थे। ये अपने आप ही बोलते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव, मतलब सबके जो हमारा जो रिलीजन होगा वो सब धर्मों के लिए इक्वल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी रिलीजन से बिलोंग करते तो हमारा ऊंचा है सामने वाले का नीचा, नहीं, सब इक्वल है। और मुझे ये इक्वल राइट दिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कि मैं किसी भी एक रिलीजन को चूज कर सकता हूँ। अब बात आती है स्टेट की, जिससे हम इस्लामिक स्टेट्स की बात करते हैं या फिर क्रिश्चियन स्टेट्स की बात करते हैं, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका एक अपना रिलीजन होता है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे इस्लाम को फॉलो किया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन ऑन द सेम लाइन जो इंडिया है वो किसी रिलीजन के खिलाफ भी नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया काउंट होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पर किसी भी आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो एक ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया कि हम इसको यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इससे डील करता है कि हम किसी भी जो राइट्स उनको फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमको एक राइट और मतलब एक ड्यूटी है हमारे ऊपर राइट्स के साथ साथ ही कि हम पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और बाकी के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, हमें वो चीज़ भी इंश्योर करनी है कि किसी की वो चीज़ वॉयलेट ना हो किसी राइट और रिलीजन को वो फॉलो करते हुए। जैसे एक हमारा राइट होता है कि राइट टू स्टे इन पीस,
तो हम शांति से रह सके या फिर एक अच्छी हवा में मतलब सांस ले सके। तो ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन के नाम पे उनको ख़राब करेंगे। जैसे तेज ढोल नगाड़े बजते हैं, डैक बजते हैं, या फिर साउंड सिस्टम बजते हैं तेज तेज। एक जो गवर्नमेंट ने एक बार कर रखा है, हमारे स्टेट्स ने बार कर रखा है एक टाइम को कि 10 या 11 बजे के बाद किसी पर्टिकुलर जगह पे 10 बजे है, कहीं पर 11 बजे कि इसके बाद साउंड सिस्टम नहीं यूज़ होगा, लेकिन उसके बाद भी किया जाता है। तो वो एक इस बार के अगेंस्ट में होगा कि मतलब ये वॉयलेशन है इस आर्टिकल का। बाकी आप किसी भी एक रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और पब्लिक ऑर्डर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें इंश्योर करना। उसके बाद आर्टिकल 2930 जिसको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जैसे माइनॉरिटीज़ की हम बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ 2 बेसिस पे होती है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी किसी एक धर्म को मानने वाली, या फिर लिंग्विस्टिक किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करने वाली माइनॉरिटी। अब एक क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स कि माइनॉरिटी होता कौन है। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है सुप्रीम, मतलब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि सब डोमिनेंट्स ग्रुप जो होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। अब ये डिसाइड कौन करते हैं कि कौन माइनॉरिटी कौन नहीं, तो एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर। उसका ये काम होता है कि ये चीज़ सुनिश्चित करे कि कौन माइनॉरिटी है और कौन नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं कि रिसेंटली किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला, तो सबसे रिसेंटली जो मिला है वो है जैन्स कम्युनिटी को जो है माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया। ये एक स्टेटस है, ये मतलब अचीव करना पड़ता है अगर आपको लगता है कि, और ये जो कंप्लीट काम है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का है, ये सारा काम वही करेगा। अब फ्रेंड्स बात आती है कि आर्टिकल 2930 क्या बोलता है। आर्टिकल 2930 बोलता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं या फिर जो लिंग्विस्टिक, जिनको भाषा के तौर पे जैसे मैंने माइनॉरिटी बताया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, हर जगह अपने कल्चर को फॉलो करने का अधिकार है। उसके बाद अगर वो अपने माइनॉरिटी में रहते हुए किसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मोटिवेट करना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं या फिर खोलना चाहते हैं, वो उसको मैनेज करने का भी उनको अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 2930 उनको देता है। तो ये तो ही बात आर्टिकल 2930। अब फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट है, पार्ट 3, उसकी बैकबोन है। बैकबोन क्यों है? और आर्टिकल 32 को ही हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों? अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो किसी भी एक राइट का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो राइट्स गारंटीड होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनकी जो सेफ्टी होती है वो करने का अधिकार पूरा जो है वो ड्यूटी है, वो अधिकार नहीं है, वो ड्यूटी है स्टेट की कि वो हमको प्रोटेक्ट करे। तो अब बात आती है कि आर्टिकल 32 है क्या। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हर इंसान को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अधिकार होता है। जैसे मैंने बात की आपसे कि हमारे पास इतने फंडामेंटल राइट्स हैं, अब इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है इंडिया के अंदर कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करे। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 रिट्स को यूज करते हुए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को मतलब बचा सकते हैं, या हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं किसी कुछ केसेस में। अब मैं लाइन से आपको बताता हूँ कि 5 रिट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है फ्रेंड्स हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। मतलब जिससे मैंने आपको बताया कि एक फंडामेंटल राइट है एक इंसान का कि उसको जब वो अरेस्ट होता है, एक अरेस्टेड पर्सन का राइट है ये कि जब वो अरेस्ट होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है उस एरिया का। अगर उसको नहीं किया जाता तो उसकी फैमिली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और ये बोल सकती है कि इलीगल डिटेंशन है, उन्होंने हमारे जो भी साथ का है उनको प्रोड्यूस नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को बोलता है कि प्रोड्यूस अ बॉडी बिफोर अस, मतलब हमारे सामने उस पर्सन को प्रोड्यूस कीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप उसको डिटेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक ये फंडामेंटल राइट या फिर एक ये रिट दी गई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। उसके फ्रेंड्स अगली रिट आती है मैंडेमस, वी कमांड। वी कमांड का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए, ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस मतलब जो मंत्री होते हैं, स्पेशली मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे पावर मिनिस्टर हो गया या फिर चीफ मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, ये सब एग्जीक्यूटिव्स में काउंट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका काम कोई एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा है, जैसे आप किसी लोकल अथॉरिटी में गए, पासपोर्ट की ही एक अथॉरिटी में गए और आपको काम करवाना है और वो लोग मना कर रहे हैं आपका काम करने से, तो आप
रिट ऑफ मैंडेमस का यूज करते हुए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट पूछेगा कि आपने काम क्यों नहीं किया, और हाई कोर्ट फिर उसका कॉग्निजेंस लेते हुए आगे आपका काम करवाएगा, उनको डायरेक्ट करेगा कि आप काम करके दीजिए। फ्रेंड्स, थर्ड रिट आती है सर्शियोरी। सर्शियोरी भी बोलते हैं कुछ लोग और सर्टियोररी भी बोलते हैं कुछ लोग। अब सर्शियोरी का मतलब क्या होता है? सर्शियोररी का मतलब होता है वी सर्टिफाई, मतलब अगर एक कोर्ट या एक लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई जजमेंट देता है, जैसे एक क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट ने सिविल कोर्ट मतलब या सिविल मैटर का कोई जजमेंट दे दिया, या फिर सिविल कोर्ट ने क्रिमिनल मैटर का कोई जजमेंट दे दिया, या फिर एक ऑर्डर पास कर दिया, तो वो इंसान जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ वो सीधा हायर कोर्ट्स में जा सकता है और ये बोल सकता है कि इनको ये राइट नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्ट को, तो इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक कॉग्निजेंस लेते हैं और वो अपने लोअर कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये बोलते हैं कि आप इस ऑर्डर को वापस लीजिए। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन, मतलब वी स्टॉप। आपने एक वर्ड जनरली सुना होगा, स्टे ले लिया किसी एक ऑर्डर पे। मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग है, एक अवैध निर्माण हो रहा है, ऐसा मानना है एक अथॉरिटी का, उन्होंने जाके लोअर कोर्ट से परमिशन ले ली कि हमें ये बिल्डिंग को तोड़ना है, और जिसकी वो बिल्डिंग थी उसने हायर कोर्ट्स में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ जाके उसने ये परमिशन ले ली कि अभी नहीं तोड़ा जाए, अभी रोका जाए और उसकी फर्दर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद उसको बनाया जाए। तो एक अच्छा पॉइंट है और वहाँ पर रोका, इसका मतलब होता है स्टे लेना, मतलब प्रोहिबिट करना या प्रोहिबिशन होना। तो एक चौथी रीट ये भी दी गई है। पांचवी आती है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है कि क्वेश्चन करना, मतलब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करती है कि किस अथॉरिटी में आके आपने कोई काम किया। मान लीजिए कोई एक काम हुआ, जैसे एक टीचर है वो जाके इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, या फिर एक पासपोर्ट एजेंट है, या फिर पासपोर्ट अथॉरिटी का एक बंदा है वो जाकर कोई और काम कर रहा है XYZ, या फिर किसी भी तरीके से। तो बेसिकली जुडिशरी उनसे पूछते हैं कि आपने किस अथॉरिटी में रह के कोई काम किया है। जुडिशरी पूरे उनका बोलती है कि आप अपने मतलब प्रोड्यूस कीजिए हमारे सामने जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर आपके पास राइट था या नहीं था उस चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो जुडिशरी है फ्रेंड्स, वो फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमारा जो होल एंड सोल, जो हमारे रखवाला जिनको हम बोलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो हमारी जुडिशरी है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट। वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सेव करती है, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे वो और पब्लिक क्यों नहीं हो, चाहे वो बाकी की अथॉरिटी क्यों नहीं हो, इन सब के खिलाफ हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको सेव करने का काम कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमारा आज का ये था वीडियो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जो अगले वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमें सोशल मीडिया पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हम हैं गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से, जिनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी पूरे लिंक उसमें दिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।